हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 10th की पोयम डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, पहले हम जानेंगे इस पोयम की थीम, फिर हम समझेंगे समरी, फिर हम जाएंगे स्टैंजा बाय स्टैंजा और लास्ट में हम लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो दोस्तों, डस्ट ऑफ स्नो जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, इसकी थीम क्या है? इसमें बेसिकली हमको 2 पॉइंट कवर करने हैं। पहला, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। नेचर का मतलब क्या है? सन, मून, सी, फ्लावर्स, ये हमारे नेचर होते हैं। तो इन्हीं की वजह से हमारे जो पोएट हैं उनके माइंड, उनके हार्ट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। और दूसरा है, समटाइम्स movements और actions which are simple can have a larger significance, जिसका मतलब है छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी एक्शन है जिसको हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, उनका हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे इस पोयम की समरी। तो दोस्तों, हमारी पोयम स्टार्ट कैसे हो रही है? विंटर का सीजन है, सभी जगह स्नो गिर रहा है। क्योंकि स्नो गिर रहा है, सारे ही ट्रीज पे स्नो जमा हो गई है। अब जो हमारे पोएट हैं उनको बताया गया है, उनका मूड बहुत ही सैड, डल, ग्लूमी, नेगेटिव बताया गया है। मतलब उनको अंदर से बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, वो बहुत ही सैड फील कर रहे हैं, बहुत ही ग्लूमी फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं। तभी वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे आते हैं। हेमलॉक ट्री क्या होती है? हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होती है, ठीक है। वो अच्छी ट्री नहीं होती है। जैसे हम पीपल के पेड़ को या कोकोनट ट्री को अच्छा मानते हैं, वैसे ही हेमलॉक ट्री को एक नेगेटिव एस्पेक्ट में दिखाया गया है, ठीक है। हेमलॉक ट्री बहुत ही पॉइजनस ट्री होती है, उस पर व्हाइट कलर के फ्लावर्स भी लगते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पोएट हैं वो चलते चलते हेमलॉक ट्री के नीचे आ जाते हैं। अब इस हेमलॉक ट्री पे एक क्रो बैठा हुआ रहता है, ठीक है। अब वो क्रो उड़ के आया है या ओरिजिनली उस ट्री पे बैठा था, ये तो हमको नहीं बताया गया है, ठीक है। लेकिन क्रो एक मूवमेंट करता है। मूवमेंट मतलब हिलता है। तो जैसे ही क्रो मूवमेंट करता है, उस हेमलॉक ट्री पे जो स्नो होती है वो स्नो हमारे पोएट के ऊपर भी गिर जाती है। उसी को नाम दिया गया है डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि कुछ डस्ट के पार्टिकल्स भी हमारे पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। अब चूंकि हमारे पोएट बहुत ही डल और बहुत ही नेगेटिव इमोशन से भरे हुए रहते हैं, जैसे ही ये स्नो उनके ऊपर गिरती है, उनका जो दिल का मूड है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। क्योंकि ये जो स्नो होती है बहुत ही कोल्ड और सॉफ्ट होती है। तो हमारे पोएट जो हैं उनको जैसे ही ये स्नो लगती है वो काफ़ी रिफ्रेश्ड और रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हमको ध्यान देनी है, ठीक है। पहली है क्रो और दूसरा है हेमलॉक ट्री। ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी डार्क, इंटेंस, ग्लूमी, नेगेटिविटी, डेथ और फियर को बताती है, ठीक है। क्रो को भी सब लोग पसंद नहीं करते हैं, उसको एक गुड ओमन नहीं मानते हैं, बैड ओमन मानते हैं, ठीक है। क्रो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, उसकी हार्श वॉइस होती है, ठीक है। और जो हेमलॉक ट्री है उसको भी एक गुड ट्री यानी अच्छा पेड़ नहीं माना जाता है, बहुत ही नेगेटिव माना जाता है, वो बहुत पॉइजन वाली भी होती है। लेकिन इन दोनों की ही वजह से हमारा जो पोएट है उसके मूड में एक चेंज आ गया। मतलब ये दोनों नेगेटिव चीज, क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से हमारे जो पोएट हैं उनके नेगेटिव थॉट्स चले गए। इससे पोएट ये भी बताना चाहता है कि ज़रूरी नहीं है जिन चीज़ों को हम बुरा मानते हैं वो हमारे लिए हमेशा बुरा ही लेके आए, ठीक है। तो जैसे कि हम किसी पर्सन को बुरा मानते हैं, किसी चीज़ को बुरा मानते हैं, हम उनके बारे में प्री जजमेंट कर लेते हैं। लेकिन पोएट ने यहाँ इन दोनों ही नेगेटिव चीज़ों को यानी कि क्रो को और हेमलॉक ट्री को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में बताया है। माना कि ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ें हैं या लोग इन लोगों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इन दोनों की वजह से ही पोएट का जो नेगेटिव इमोशन था, नेगेटिव थॉट्स से, सुसाइडल थॉट्स थे, वो सारे बह गए। तो जैसे ही क्रो ने उन पे स्नो फेंका या स्नो क्रो की वजह से उन पे गिरा, उनके जो नेगेटिव इमोशन थे वो उस स्नो के साथ भी चले गए। अब सेकंड स्टैंजा में हमारे पोएट बोलते हैं कि ये जो क्रो है और ये जो हेमलॉक ट्री है, इसकी वजह से जो मेरे नेगेटिव इमोशंस थे
वो एक पॉजिटिव इमोशन में तब्दील हो गए, मेरा मूड थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया और मेरा जो दिन था वो वेस्ट होने से बच गया। ठीक है, अब तुम बोलोगे दिन वेस्ट होने से कैसे बच गया? अब देखो, जैसे हम कभी अच्छे मूड में नहीं होते हैं या हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है या हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहता है, तो हम किसी भी चीज़ में मन नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, हम कोई भी काम नहीं करते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, हमारा काम कुछ हमको करने के लिए पड़ा रहता है लेकिन हम उसको टाल देते हैं क्योंकि हमारा मन भी कहीं नहीं लगता है और हम अंदर से सैड महसूस करते हैं, तो कुछ कर भी नहीं पाते। वैसे ही अगर हम एक अच्छे मूड में हो तो हम सभी से बातें भी करते हैं, सभी से अच्छी बातें करते हैं, हमारे काम सारे निपटा लेते हैं। तो वैसे ही हमारे पोएट हमें बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ही हुआ कि हेमलॉक ट्री पे बैठे हुए क्रो के कारण मेरे ऊपर थोड़ी सी स्नो आ गई, जिससे मेरा मूड अच्छा हो गया और मेरा दिन वेस्ट होने से बच गया। अदरवाइज तो मैं पूरे दिन ही बहुत सैड फील करता, बहुत ही ग्लूमी फील करता और मेरा पूरा दिन ही वेस्ट हो जाता। ठीक है, इस पोयम से हम एक चीज और सीख सकते हैं कि जो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी एक्शन होती है, उससे दूसरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे किसी रोते हुए बच्चे को अगर हम चॉकलेट दे दें तो वो रोना बंद कर देता है, उसका आगे का दिन अच्छा निकलता है। या हमने किसी गरीब की मदद कर दी तो उस गरीब का तो दिन बन जाता है। या जब हमारा मूड खराब हो, हमारा दोस्त हमको फ़ोन कर लेता है तो हमको अच्छा लगता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हमारे मूड को बहुत अफेक्ट करती हैं और हमारी लाइफ को भी अफेक्ट करती हैं, जैसा कि हमारे पोएट के साथ हुआ। ये छोटी सी ही बात थी कि एक क्रो के कारण उनके ऊपर स्नो आ गई, कितनी छोटी सी बात थी, लेकिन इस छोटी सी बात ने ही हमारे जो पोएट का मूड है उसको बिल्कुल अच्छा कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, अपलिफ्ट कर दिया। इसलिए पोएट ये भी कहते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ों का हम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए हमको रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस करते रहना चाहिए, दूसरों की मदद कर देना चाहिए या छोटे छोटे काम कर देना चाहिए जिससे दूसरों को अच्छा लगे, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और पोएट ये भी बता रहे हैं कि नेचर का एक हीलिंग पावर होता है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम में यूजुअली नेचर का बहुत रोल होता है, जैसे इस पोयम में भी वो जो हेमलॉक ट्री है जिसको लोग बहुत नेगेटिव मानते हैं, लेकिन उसी की वजह से हमारे जो ऑथर हैं उनका मूड काफ़ी रिफ्रेश हो गया। ऑथर ये भी कहते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आएंगे जब हमारी परीक्षा ली जाएगी, हमको सिचुएशंस चैलेंज करेंगी, हम बहुत सैड, डल, ग्लूमी महसूस करेंगे, लेकिन हमको हमारी लाइफ का हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है। अब जैसे ही हमारे पोएट पे स्नो गिरी होती तो हमारे पोएट एंग्री भी हो सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को चुना, उन्होंने उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढी। यही हमारे पोएट कहना चाह रहे हैं कि नेचर का एक हीलिंग पावर है और छोटी छोटी बातों का हम पे बहुत असर होता है और हमको अंदर से मजबूत रहना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए और हमेशा लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही देखना चाहिए। तो दोस्तों अब देखते हैं हम इस पोएम को स्टैंजा बाय स्टैंजा। तो पहला स्टैंजा है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिसका मतलब है हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो था जिसने हमारे पोएट के ऊपर स्नो के कुछ पार्टिकल्स गिरा दिए। अब यहाँ पे दो चीज हमको ध्यान देनी है, पहली है क्रो और दूसरा है हेमलॉक ट्री। ये दोनों ही चीजें यानी कि क्रो और हेमलॉक ट्री बहुत ही नेगेटिव हैं, इनऑस्पिशियस हैं, फियर, डेथ, ग्लूमीनेस को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रो को कोई भी ब्यूटीफुल नहीं मानता है, जैसे कि पीकॉक या कुछ सिंगिंग बर्ड्स, कुकू ऐसे नहीं मानते। क्रो को बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता है, उसकी हार्श वॉइस होती है। वैसे ही जो हेमलॉक ट्री है उसको भी बहुत अच्छा ट्री नहीं माना जाता है और हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है जिसपे वाइट फ्लावर्स गिरते हैं। अब यहाँ पे एक आयरनी देखी जा सकती है। आयरनी का मतलब होता है अगर कुछ उल्टा हो जाए, ठीक है, जैसे कि क्रो और हेमलॉक ट्री को बहुत ही नेगेटिव माना गया है, लेकिन इन्होंने एक पॉजिटिव आउटकम दिया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, ऑथर के मूड को थोड़ा सा बदल दिया है। नेक्स्ट स्टैंजा है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि जैसे ही हमारे ऑथर के ऊपर स्नो के कुछ पार्टिकल्स गिरे, उनके दिल का जो मूड था वो थोड़ा सा चेंज हो गया।
has saved some part of the day I had rued, यानी कि मेरे दिन को वेस्ट होने से बचा लिया। रूड का मतलब है रिग्रेट, यानी कि ऑथर बहुत ही रिग्रेट में थे, अपना दिन वेस्ट करने वाले थे, लेकिन जैसे ही हमारे पोएट के ऊपर कुछ डस्ट के पार्टिकल्स गिरे, उनके दिल का मूड चेंज हो गया और उनका दिन वेस्ट होने से बच गया। तो दोस्तों, इस पोयम की राइम क्या होगी? इस पोयम की राइम होगी ए बी, फिर होगी C D। जैसे कि पहले स्टैंजा में हम देखें तो क्रो ए, मी बी, स्नो और क्रो राइम हो रहा है, तो ये ए एंड मी से ट्री राइम हो रहा है, तो ये हो गया बी। तो इसकी राइम क्या होगी? ए बी। वैसे ही सेकंड स्टैंजा में हम देखें तो हार्ट मैच हो रहा है पार्ट से, मूड मैच हो रहा है र्यूज से, तो इसकी होगी C D। ठीक है, राइम समझ में आ गई। अब इसमें एक और लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, वो है एलिटरेशन। एलिटरेशन को सिंपल वर्ड्स में आप यही समझ सकते हो कि जब ये एक ही लेटर दो बार आता है, जैसे कि स्वीट समर, तो दोनों एस शुरू हुए हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो हम देख पाएंगे कि सेव्ड सम, दोनों ही एस से हो रहे हैं, तो यहाँ पे एलिटरेशन का यूज हुआ है। वैसे ही और दूसरा है हैज हार्ट, ये थोड़ा सा दूर दूर यूज हुआ है, पर यहाँ पे भी हम मान सकते हैं कि एलिटरेशन यूज हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों हमने समझ ली है राइम, एलिटरेशन और आयरनी का मतलब है बहुत ही ऑपोजिट। तो हमने समझ लिया है क्रो और हेमलॉक से, जिसको नेगेटिव बोला है, लेकिन उन्होंने ऑथर के मूड पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। तो दोस्तों अब लेंगे हम कुछ क्वेश्चन और आंसर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन द मूड ऑफ द पोएट, यानी किन चीजों की वजह से हमारे पोएट का मूड चेंज हो गया। अब इसमें हमको बताना है दो चीजों के बारे में, पहला हेमलॉक ट्री और दूसरा क्रो के बारे में, कि चूंकि विंटर का सीजन था, हेमलॉक ट्री पे बहुत ज्यादा स्नो जमा हो गया था और क्रो के मूवमेंट से वो जो स्नो के पार्टिकल्स थे हमारे पोएट के ऊपर गिर गए, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ही रिफ्रेश्ड और रिलैक्स फील हुआ, जिसकी वजह से उनका मूड चेंज हो गया। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ट्रांजिशन इन द मूड ऑफ द पोएट इन द एंड ऑफ द पोएम, यानी एंड होते होते पोएट का मूड कैसे चेंज हो गया। अब हमको ये वापस से बताना पड़ेगा क्रो और हेमलॉक ट्री के बारे में। स्नो के पार्टिकल्स उनके ऊपर गिर गए, वो बहुत ही नेगेटिव, डिप्राइव, डिप्रेशन, ग्लूमी महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही स्नो के पार्टिकल्स उन पे गिरे, उनको बहुत ही कोल्ड और सॉफ्ट लगा, उनका मूड इनहैंस हो गया और उनका दिन वेस्ट होने से बच गया। अब दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है What emotion and feelings of the poet are projected in the poem, यानी उनके moods और feelings कैसे बताई गई है। बहुत ही सैड, डल, डिप्राइव्ड, ग्लूमी, सुसाइडल फीलिंग्स उनको आ रही है, लेकिन जैसे ही हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठे क्रो के कारण कुछ डस्ट के पार्टिकल्स उन पे गिरे, वो बहुत ही रिलैक्स्ड और हैप्पी फील करने लगे और उनका मूड थोड़ा सा लाइट हो गया, थोड़ा अपलिफ्ट हो गया और वो अच्छा महसूस करने लगे। यहाँ पे हेमलॉक ट्री और क्रो को बहुत ही नेगेटिव माना गया है, बहुत ही इनऑस्पिशियस, डार्क माना गया है, लेकिन इन्हीं की वजह से हमारे पोएट का जो मूड है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया और उनका दिन वेस्ट होने से बच गया। अब दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट एस्पेक्ट ऑफ नेचर इज डिपिक्टेड इन द पोएम। तो इसमें हमको बताना है हेमलॉक ट्री और क्रो के बारे में, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ नेचर। ठीक है, हमको ये भी बताना है कि ऐसे छोटी सी एक्शन की वजह से ऑथर के दिल और उनके दिन में एक बड़ा बदलाव आ गया। ठीक है, इसमें हमको स्मॉलर थिंग्स का बिगर सिग्निफिकेंस भी बताना है। ठीक है, चूंकि हेमलॉक ट्री और क्रो को एक नेगेटिव रेफरेंसेस में लोग लेते हैं, उनको इनऑस्पिशियस, डार्क, फियर और डेथ से जोड़ते हैं, लेकिन इन्होंने ही ऑथर के मूड में एक चेंज ला दिया, उनके स्पिरिट को अप कर दिया, उनके मूड को लाइट कर दिया, रिफ्रेश कर दिया और उनके दिन को वेस्ट होने से बचा लिया। अब यहाँ पे हमको ये भी बताना है कि छोटी छोटी एक्शन से एक बड़ा इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है। हम अपने डे टू डे ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें, पॉजिटिव लोगों से बातें, लोगों की मदद कर सकते हैं,
ताकि उनकी और हमारी ज़िंदगी में इन छोटी बातों से एक बड़ा फ़र्क पड़ सके। इसमें नेचर के एक हीलिंग पावर को भी दर्शाया गया है, क्योंकि नेचर के ही पार्ट्स यानी क्रो और हेमलॉक की वजह से जो हमारे पोएट हैं उनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, उनका मूड लाइट हो गया और उन्होंने अपना ग्लूमी, डिप्रेस्ड, डिप्राइव्ड थॉट्स को छोड़ के पॉजिटिव इम्पैक्ट को अपनाया। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से इस पोएम का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।